हमारे साथ हैं शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर जी। शिवेंद्र जी, आपका स्वागत करते हैं। शिवेंद्र जी, ऐसा सुनने में आता है कि गुलजार साहब ने आपसे कहा या उनसे कोई बातचीत हुई और उसके बाद आप फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट गए। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया। और ऑल इंडिया रेडियो में तो एक आकाशवाणी कहें या बचपन गुजरा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपने अंकल श्री राज सिंह डूंगरपुर जी, जो सब जानते हैं, क्रिकेट के कमेंटेटर भी रह चुके हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके थे, उनको मैं अक्सर आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो में सुनता था। और आज जब आपने आमंत्रित किया तो मुझे वो दिन याद आ रही है कि जब मैं रेडियो के पास उनकी कमेंट्री को सुनता था। जहाँ तक गुलजार साहब का संबंध है, वो मेरे गुरु हैं। और मेरा उनका मिलना एक इसी तरह हुआ था कि वो एक फिल्म बना रहे थे लेकिन, और मैं बम्बई आ गया जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता था। और मैंने ये तय कर लिया था कि मैं फिल्म लाइन में डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। जिस परिवार से मैं आता था और मैं हूँ, मुश्किल थे। पिताजी के सामने ये बात जब मैंने बताया भी उनको कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ, तो 2 साल तक उन्होंने बात नहीं की मुझसे। उन्होंने ये याद दिलाया कि हमारे परदादा हैं या दादा हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ग्रैंड अंकल प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट हेग में थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। तो मुझे अपना मार्ग खुद तय करना था। तो बम्बई में आके जब मैं गुलजार साहब के साथ काम करना शुरू किया, तो उनका ये मानना था कि जब वो फिल्में बना रहे थे, वो फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में जाना चाहते थे। जो कहते थे कि देखिए, जहाँ तक टेक्निकल नॉलेज का सवाल है, वो आप मेरे से नहीं सीख पाएंगे, वो आपको फिल्म इंस्टीट्यूट से ही जाना है। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने भेजा कि आप जाइए सुबह और वहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है वो लेके आइए। मैं वहाँ गया और मुझे आज भी याद है कि मैं ट्रेन से गया और उसी दिन वापस आया और आते ही उनके घर पे गया। आज भी जहाँ पर उनका घर है, पाली हिल में, और वो ऊपर बैठे हुए थे। कौन से वर्ष की बात है? तो ये अराउंड 91-92 की बात होगी। उसके बाद में ये उससे भी पहले की बात है। ये करीब 89-90 की बात है, क्योंकि मैं फिर फिल्म इंस्टीट्यूट में गया और मैंने वहाँ से फिनिश किया 93 दिसंबर में। बट जब मैं वापस आया तो मैंने उनको बोला कि देखिए, वहाँ तो कोई एडमिशन नहीं है और मैं तो आपके साथ ही काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इंसिस्ट किया। उन्होंने श्याम बेनेगल साहब को फ़ोन किया और दोनों ने, आज अगर आप देखें तो मंथन को भी हमने रिस्टोर किया था। और दोनों, जब पोस्ट हमारी जारी हुई, जब इंडियन पोस्ट ने हमारे ऊपर एक स्टैम्प भी निकाला, तो दोनों ने उसका एक तरह से उद्घाटन किया और एक तरह से रिलीज़ किया स्टैम्प्स। तो ये एक कह सकते हैं कि उस वक्त की बात है कि जब दोनों ने कितना, इन दोनों व्यक्ति और दोनों बड़े बहुत महान इंसानों का मेरी ज़िंदगी में कितना प्रभाव रहा है। और उन्होंने बेनेगल साहब को फ़ोन किया और कहा कि ऐसा क्या ये सच है कि वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम, बेनेगल साहब वहाँ के अध्यक्ष थे एफटीआई के। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत चीज़ है, आप उसको बोलिए कि पेपर लेके आए और वो बने। तो मुझे तब ऐसा एहसास हुआ कि शायद गुलजार साहब मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, आप कुछ अपना ही करिए। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे जीवन का एक ये जो डिसीजन था गुलजार साहब का, और मेरा एक खुद वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है एफटीआई में, आज जो कुछ भी मैंने सीखा है, और मैं अपने गुरु गुलजार साहब को ये समर्पित करूँगा। और उन दिनों की बात करना चाहूँगा जब मैंने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की एफटीआई से। शिवेंद्र जी, आप जब इंस्टीट्यूट गए और उसके बाद वहाँ आपको आपके गुरु नायर साहब मिले और बाद में आपने सेलुलॉइड मैन, उसका जिक्र बाद में करेंगे। ये नायर साहब के साथ आपके क्या क्या अनुभव रहे, क्या क्या बतौर गुरु उनसे आपने सीखा, और फिर बाद में ये गुरु दक्षिणा के तौर पर सेलुलॉइड मैन बनाने का ये भी कैसे आपके जहन में आया? देखिए, जब मैं एफटीआई में 3 साल मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन का कोर्स किया, मेरे ख्याल से उस वक्त मैं नायर साहब को सिर्फ ऑडिटोरियम में जाते हुए, और वो इनफैक्ट मेरे जो लास्ट ईयर था, जो 93 में, वो 92 में रिटायर हो चुके थे। तो एक कॉटेज था चतुर करके नाम का, तो वो वहाँ रहते थे। और हम सब, नायर साहब का जो इमेज था, और वो उन्होंने नेशनल फिल्म आर्काइव का स्थापना किया था, और जितने फिल्म मेकर्स थे, उनका 1000 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने रिस्टोर की, और उससे ज़्यादा उनका योगदान ये यंग फिल्म मेकर्स जो न्यू वेव सिनेमा है उनको प्रभावित करना, फिल्में दिखाना,
एक तरह से शिक्षा प्राप्त प्रदान करना फिल्मों के जरिए से, उनका योगदान सब यंग, सब पीढ़ी के लोग, चाहे वो पुराने हों, यंग हों, चाहे कोई भी हो, एक उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। तो हम तो उनसे उस वक्त प्रभावित थे, लेकिन ऐसा पर्सनल कोई रिलेशनशिप नहीं था। वो बाद में बनी। और हम जब FTI में थे तो हमारा खाली एक ही मकसद था कि फिल्में बनाना, और मुझे फिल्म मिली। वो फिल्म मैंने शुरू की 94 में, FTI से निकलते ही फिल्में। और मुझे आज भी याद है कि उसमें मैंने एक यंग म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान को लिया, और साइन करने के लिए कोई था नहीं। सब लोग कह रहे थे कि आपने साउथ इंडियन ले लिया, इளைयराजा भी फेल हो चुके हैं। आज भी एक और चीज़ बताऊं मैं आपको कि उस फिल्म में मुझे एक्ट्रेस चाहिए थी, तो चंद्रचूड़ सिंह जो हमारे क्लास में दून स्कूल में थे और सेंट स्टीफेंस में थे, और हम दोनों अक्सर पीछे बैठ के अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बारे में बातचीत करते रहते थे, और कई बार क्लास से भी बाहर निकाले गए। तो उन्होंने कहा कि वो किशोर नमित की क्लास में थे, एक्टिंग क्लास में, तो उन्होंने जिक्र किया कि एक मेरे क्लास में एक लड़की है रानी मुखर्जी करके, आप उसको क्यों नहीं लेते, वो नहीं है। तो मैं गया कंप्यूटर क्लास में रानी मुखर्जी से मिलने, और वो इतनी खुश हो गई, क्योंकि वो एकदम शुरुआत के कुछ दिन थे, और कई अच्छे एक्टर्स उसमें काम कर रहे थे। आशुतोष राणा थे। तो ये फिल्म मैंने 30% शूट की 94 में केरला में शूट की, और श्रीराम राघवन और मैंने ये लिखी थी। और मैं तो यही सोच रहा था उस वक्त कि फिल्में ही बनाऊंगा, वो सब करूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो होनी नहीं चाहिए थी मेरे प्रोड्यूसर्स के साथ, और वो फिल्म रुक गई। और उस रुकने के बाद मेरे ख्याल से कई वर्ष मेरे निकल गए जब मैं स्ट्रगल कर। ये कई लोगों को मालूम नहीं है, राजघराने से या राजघराने में पैदा होने से कुछ नहीं होता है। जब अपना मार्ग आप खुद तय कर लेते हैं तो वो कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। माँ बाप का ये कोशिश था कि कैसे मैं वापस आ जाऊँ, लॉ पढ़ूँ, वो सब मेरा ये था कि मुझे कभी ये गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मैंने कुछ 6-7 साल बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल ट्रेन में सफ़र करता था, स्टेशनों में खाता था, कई दोस्तों ने संभाला, और तब एडवर्टाइजिंग करियर, फिल्में बनाने शुरू की। और जब शुरुआत हुई तो एक ऐड के सफल से फिर उसके बाद दूसरा ऐड मिलते रहा, और कम से कम 1500 एड्स मैं कर चुका हूँ। डूंगरपुर फिल्म्स की स्थापना हुई, और उसके बाद जब मैं एक ऐसे मकाम में पहुँच चुका था एडवर्टाइजिंग में, और 4 फिल्में कर रहा था महीने में, और इतना बिजी शेड्यूल था। उस वक्त मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा, और वो इंटरव्यू मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का था। और उस पढ़ने के बाद उसमें उन्होंने एक फेस्टिवल का जिक्र किया जहाँ पुरानी फिल्में दिखाया करते। तो ये कौन से साल की बात है? ये मेरे ख्याल से 2008 या 9 की बात है, क्योंकि मैंने फाउंडेशन की स्थापना की 2014 में। तो ये कुछ 8 और 9 की बात है, यानी आप 40 सेलुलॉइड मैन के पहले की बात जी। है। और जब मैंने ये पढ़ा, मुझे वो दिन याद आ गए FTI के, क्योंकि मैं जब नायर साहब हमें पुरानी फिल्में दिखाया करते थे, और फिल्मों के बाद जो डिस्कशन हुआ करता था, और इंटेंसिव डिस्कशन, और हम लोग आज भी याद है मेन ऑडिटोरियम से बाहर निकलते थे, विजडम ट्री के पास बैठे बैठे बातचीत कर रहे होते थे। हर दिन एक अलग नई फिल्म थी। और तब जब ये मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने ये बात की, मेरी वाइफ ने कहा कि आपको बलोनिया जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये सब फिल्में दिखाई जाएंगे, इटली में। और मैं इतना बिजी था उस वक्त, तभी भी मैं गया। मेरे ख्याल से वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज उसके फ़ौरन बाद मैं प्लेन के सफ़र में ये वापस जब आ रहा था इंडिया, यही सोच रहा था कि नायर साहब को कैसे मिलूं। और मैं आया, लैंड किया, अगले दिन ही मैं कुछ 2-3 लोगों के साथ पूना चला गया। मालूम पड़ा नायर साहब बाहर हैं, चतुर बंगलों में हैं, और मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, और बातचीत जब अंतिम सांस भी उन्होंने पुणे में ही ली। वो कह रहे थे कि केरला में उनका बहुत बड़ा घर था, त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि आज भी लोग मिलने आते हैं उनसे। और वो पॉइंट करके दिखा रहे थे नेशनल फिल्म आर्काइव को, एक बच्चे की तरह थी उनकी। उन्होंने 1964 में उन्होंने इसकी स्थापना की है, और वो उनके लिए इतना इमोशनल बात थी। वो एक जैसे एक माँ को अपने बेटे से होती है, या बाप को अपने बेटे से होती है, या बेटी से होती है, तो ये उनके लिए एक तरह से खुद का क्रिएशन था। तो उनको वो अलग करने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उनको अपने आप से। तो मैंने उनको यही बोला कि मैंने अभी बलोनिया से आया हूँ, ऐसी फिल्में देखा है। वो बहुत खुश हुए। मेरे ख्याल से हमारा रिलेशन वहाँ डेवलप हुआ, और उस वक्त मैंने खाली यही सोचा कि उनको मैं आर्काइव लेके जाऊँ,
वहाँ के वॉल्ट दिखाऊं। उस वक्त वॉल्ट के कुछ हालात कुछ मुझे परेशान कर चुके थे। अब बहुत कुछ बदल चुका है और NFI एक अलग इंस्टीट्यूशन हो चुका है, तो मैं उस पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उस वक्त नायर साहब को काफ़ी वो चोट लगा था और काफ़ी दुख हुई थी। तो मैंने ये सोचा था कि कैसे हम सरकार को जागृत करें। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था फिल्म प्रेजर्वेशन का और रेस्टोरेशन का, कोई जानता भी नहीं था कि ये वर्ड क्या था। तो मैंने कहा कि कुछ मैं आपका एक वीडियो ले लेता हूँ। अब वो नायर साहब थे तो मैं वीडियो में नहीं कर सकता था, तो 16mm मैंने कहा, और मेरे जितने FTI के लोग थे, कैमरामैन थे ना, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, नायर साहब हैं, नायर साहब तो गुरु थे सबके। तो हमने थोड़ा शूट किया और मेरी वाइफ और नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था, कई लोग थे टीवी में उस वक्त डून स्कूल और सेंट स्टीफेंस के भरे हुए लोग थे, वेलम गर्ल्स से। तो मैंने कहा कि इन सबको मैं वीडियो दिखाऊंगा, अगर ये प्ले कर लें तो शायद ये जो NFI है इसको थोड़ा अटेंशन मिल जाएगा और ये फिल्में हम बचा पाएंगे। बिकॉज वो बोलोनिया ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया था और वहाँ के महान डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेसी इतना कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के जितने डायरेक्टर्स हैं वो क्यों नहीं बचा सकते। तो मेरे ख्याल से वो करते करते वो सेलुलॉइड मैन, कभी कभी क्या होता है कि एक कॉज को आप लेते हैं, कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप उस कॉज को पूरी तरह घुस जाते हैं उसके अंदर। मेरे लिए एक तरह से ये मेरी सत्याग्रह है ये, क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में ट्रैवल करना शुरू कर दिया, पता करना शुरू कर दिया कि कहाँ फिल्में खोई हैं, कौन सी फिल्म है, मलयालम साइलेंट फिल्म्स क्या थी। जब मुझे वो आंकड़े मिले कि हमने कम से कम 99% साइलेंट फिल्म्स खोल चुके हैं, बाय 1960s हम लोग ने 70 से 80% अपने फिल्म हेरिटेज खो चुके थे। और फिल्म इंडस्ट्री बेसिकली बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हुआ शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पॉट सिटीज़ थे, तो ह्यूमिडिटी का बहुत वो लेवल था, हाई लेवल था, तो उससे फिल्म और भी चली गई। और जो पहले की फिल्में थी नाइट्रेट, उसमें सिल्वर कंटेंट था, तो लोग सिल्वर निकाल लिया करते थे, तो कई फिल्में उसमें चली गई। फायर प्रोन भी था। तो जया बच्चन जी ने कहा, बच्चन परिवार, बहुत अमित जी और जया जी ने, कि आप फाउंडेशन क्यों नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि सेलुलॉइड मैन बन चुकी थी, उसको 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके थे और नायर साहब के साथ मेरा एक ऐसा बहुत गहरा संबंध हो चुका था, और वो भी सब, अब आपने फिल्म बना ली है, सब कुछ कर ली है, लेकिन यही था कि फाउंडेशन मीन एक अलग दृश्य में, एक अलग दिशा जिसको कहते हैं। लेकिन उस वक्त इतना ख्याल नहीं आया, उस वक्त ये सोचा कि जो चीज़ ज़रूरी है वो करना ज़रूरी है। और ये भी एक चीज़ ख्याल नहीं आया कि जब हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कम से कम 9 फिल्म इंडस्ट्री, 55 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में हम फिल्में बनाते हैं, 2000 से ऊपर फिल्में बनाते हैं, और कोई ऐसा बड़ा संस्था नहीं है NFI को छोड़ के या नेशनल फिल्म आर्काइव को जो प्रिजर्वेशन के दौर पे कुछ कर रहा है, और हमारे को ट्रेनिंग भी नहीं है। तो हमने फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना की 2014 में, और सबसे पहले जो काम किया हमने कहा कि वर्कशॉप और ट्रेनिंग और लोगों को खोजें जो ये जो संपत्ति है, जो हेरिटेज है इंडिया का, जो सिनेमैटिक हेरिटेज है, जो इतना महत्वपूर्ण, और मेरे लिए तो ये बच्चन जी वाला आइडिया भी तभी आया या बाद में? नहीं, बच्चन साहब ने खुद ये प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाता हूँ। तो सबने, बच्चन साहब के तो हम लोग सब इतने बड़े फ़ैन थे, और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने वो स्वीकार किया, और तब से आज तक वो इतने जुड़े हुए हैं इस कॉज के लिए और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के लिए। जब भी मौका होता है वो उसके बारे में बातचीत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दिशा दिखाते हैं, जया जी भी। और मेरे ख्याल से आज 10 साल हो चुके हैं फाउंडेशन के। तब 2014 में जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैं जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे उस वक्त ये ख्याल नहीं आया था कि वो कहाँ तक जाएगा। ये था कि मैं फिल्में भी बनाते रहूँगा, और वो पहला लव तो मेरा फिल्म बनाने में ही है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा एक भी दिन नहीं है जहाँ मेरे पास वक्त रहता है। अभी फाउंडेशन में इतना कुछ करना पड़ता है, फिल्मों को रेस्टोरेशन होता है, किताबें निकालनी पड़ती है, हमारा सेंटर तैयार हो रहा है, वर्कशॉप्स हो रही हैं। अभी तोन्नेतोरे आए थे, एक बहुत बड़े इटालियन जो सिनेमा पैरादीसो के डायरेक्टर हैं, जो ऑस्कर विनर हैं। हमने शुरुआत की है प्रोजेक्शनिस्ट को अवार्ड देना। एक जो बेचारे प्रोजेक्शनिस्ट होते हैं जो हमें थिएटर में फिल्में दिखाते हैं, हम उनके बारे में बहुत कम ख्याल रखते हैं। 50 साल से ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको रिकग्नाइज सिर्फ अवार्ड के साथ नहीं, बट फाइनेंशियल सपोर्ट भी। तो फाउंडेशन तब से सिनेमा के प्रति
शिवन जी, यहाँ ये प्रश्न भी पूछना ज़रूरी है कि बहुत दिक्कतें आई आपको क्योंकि पैसा नहीं था। फाउंडेशन आपने बना दी, लेकिन रेस्टोरेशन का वर्क ऐसा है जो पैसा भी मांगता है, समय भी मांगता है। उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा और कुछ मित्र भी शायद इसमें आपके मददगार हुए। देखिए, मेरे ख्याल से जब कोई भी प्रोजेक्ट कमर्शियल नहीं हो और कोई भी प्रोजेक्ट, अगर आप रेस्टोरेशन की बात करें तो मैं ताजमहल का रेस्टोरेशन हो, अभी दिल्ली में अगर हम लोग हैं तो हुमायूं रेस्टोरेशन भी हुआ था। कोई भी रेस्टोरेशन काम एक्सपेंसिव होता है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग देखें, डाविंची ने तो कर दिया, उसको संभालने के लिए कितना खर्चा हुआ होगा, या वैन गॉग की पेंटिंग को, इसी तरह हमारी फिल्मों को भी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ, जब हम फिल्म के बारे में बात करते हैं तो लोगों पे गलत फहमी होती है। फिल्म एक माध्यम है, उसमें डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, उसमें स्पॉट्स फिल्म भी हो सकती है, उसमें न्यूज़ रील्स भी हो सकते हैं। मेरा जो सबसे पहले जो इंटरेस्ट बढ़ा वो 2 रीज़न से बना। एक तो श्याम बेनेगल साहब ने मुझे बुलाया कि जब आप वो डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे कि मुझे फ्रीडम मूवमेंट पे कुछ फिल्में चाहिए। फिल्म डिवीज़न के पास कुछ फिल्में हैं, वो बहुत ख़राब हालत में हैं और लोग मुझे कह रहे हैं कि रिचर्ड एटनबरो की गांधी, कि आप गांधी जी की असली दांडी मार्च मत लीजिए, वो बहुत स्क्रैचेस हैं, अब रिचर्ड एटनबरो की गांधी ले लीजिए, वो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि इतनी दुख भरी बात है कि कोई भी उसको बचाने के लिए काम नहीं कर रहा है। वो मुझे बता रहे हैं कि रिचर्ड एटनबरो की गांधी, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? दूसरी बात, एक ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली, उनका BNHS ने मुझे बुलाया और एक पेटी खोल के इतनी सारी फिल्में दिखाई। वो उनका इंटायर स्टडी ऑफ बर्ड्स का था। मैंने ये कहा, ये खजाना है, ये अगर हम डिजिटाइज कर लें और लोगों के बीच में उनके स्टडी को लेके आए तो एक बर्ड ऑर्निथोलॉजी में देखिए कितना कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है यंग स्टूडेंट्स के लिए, और जो बडिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं या जो बर्ड वॉचिंग में जाने चाहते हैं या स्टडी ऑफ बर्ड्स में जाने चाहते हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तो ये जब 2 चीज़ें हुई तब मुझे ये ख्याल आया कि लोग जब फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ हिंदी फिल्म या ये फिल्म एक माध्यम है और वो माध्यम हमने हर तरह से उसको इस्तेमाल किया। जैसे आज मोबाइल है, डिजिटल है, उसमें फिल्में भी बनती हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, आप कुछ भी करते हैं। तो जो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन है उसकी जो मुश्किलात जो इसकी बात कर रहे हैं वो इसीलिए ज़्यादा बढ़ी कि जब हमने अपना स्पेक्ट्रम इन सब चीज़ों को बचाने के लिए रखा। क्रिकेट की कितनी फिल्में, ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो हमें देखने को नहीं मिलेंगी, उस वक्त की फिल्में हैं, कई महाराजाओं ने शूट किया है और उस दौर के भी फिल्में हैं मेरे पास। तो मेरे ख्याल से जो प्रयास है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का कि जो भी ऑडियो विजुअल हेरिटेज में हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो, चाहे वो फिल्मों हो, उसको कैसे बचाया जाए और एक सेंटर में कैसे हम उसको एक तरह से एक्सेस दें, लोगों के बीच में रखें ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें और एक तरह से एक आर्काइव हो जो एक बिल्कुल एक तरह से न्यू कॉन्सेप्ट की तरह हम सबके बीच में आए। शिवेंद्र जी, मंथन का जिक्र करते हैं। इसी वर्ष 2024 में आपने दिखाई भी कान फेस्टिवल में भी, और उसमें बहुत सारी परेशानी आई कि फिल्म के प्रिंट में भी शायद फंगस मिले आपको, और फिर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जब ये यूट्यूब पर बिल्कुल साफ़ सुथरी दिख रही है तो शिवेंद्र जी आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि इसको आप वापस उसी फॉर्मेट में वापस दोबारा रिस्टोर करें। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि तकनीक, फिल्म भी तकनीक का जरिए ही आप तक पहुंचती है, तो तकनीक तो बदलती रहती है और बदलती रहेगी। तो जब तकनीक बदल रही है, डिजिटल होगी, सब कुछ होगी, ऐसे में इन प्रिंट्स को या पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ों को रिस्टोर करने का उद्देश्य क्या है और इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं इसको इसका आंसर मैं 2 भाग में देना चाहूँगा। एक तो ये है कि क्या मैं वैन गॉग की पेंटिंग जो येलो कलर में है, क्या उसको मैं अब नीला कर दूँ क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ, क्या उसको ओरिजिनल रखूं? तो हमेशा ये रहता है कि कोई आर्टिस्ट ने कोई भी चीज़ एक अपने विजन से बनाया है, वो सोच समझ के बनाया है। हमारा कर्तव्य होता है कि उसको जिस सोच और जिस विचार से उसने उस तस्वीर को बनाया है उसको उतना ही वैसे ही रखना और रिस्टोर करना जब वो ओरिजिनली वो उस कंडीशन में थी। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब जहाँ तक मंथन का सवाल है या कोई भी फिल्म हम रिस्टोर कर रहे हैं, जैसे शोले कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, शोले के साथ एक बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी। सबसे पहले जब हम रिस्टोर करते हैं तो कैसे रिस्टोर होता है, इसके बारे में मैं कई लोगों को जिनको मालूम नहीं है मैं बता दूं। रेस्टोरेशन एक सेलुलॉइड में होता है क्योंकि सेलुलॉइड मटेरियल जो होता है फिल्म, बिकॉज सेलुलॉइड था हमारी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट टिल 2000 के
के करीब फिल्मों में, थिएटर में। उसके मेरे ख्याल से उसके बाद भी 2013-14 तक है। और फिर सेलुलॉइड से कैसे हम डिजिटल में लाते हैं, मंथन का जहाँ सवाल है वो दोनों चीज़ों में रिस्टोर हुआ। पहले सेलुलॉइड में हुआ, फिर जाके हमने उसको डिजिटली रिस्टोर किया। जो हमने दिखाया तो दोनों चीज़ों का हमने रिस्टोर करने का प्रयास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेलुलॉइड को रिस्टोर करते हैं तो आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म को रिस्टोर कर रहे हैं ताकि वो 500 साल तक और जीवित रहे। शिवेंद्र जी, यहाँ एक छोटी सी चीज़ और पूछूंगा कि जब आप मंथन के रेस्टोरेशन पर काम कर रहे थे तो आपके जहन में वो 50,000 किसान थे क्या जिन्होंने दो बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, बिकॉज वो सब्जेक्ट ही ऐसा था। देखिए, आज तक हमने जो रेस्टोरेशन किया है वो इस विचार से ही किया है कि जहाँ पर लोगों का प्रयास हो और फिर फिल्म लोगों के बीच में जाए। मुझे ये कॉन्सेप्ट ही कि 50,000 फार्मर्स ने ₹2 देकर ये फिल्म बनाई, वो ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स ऐसा कभी अनूठा एग्जाम्पल। हाँ, ये कहीं भी नहीं हुआ है। और ये बिगिनिंग ऑफ द टाइटल में भी आता है। तो मैंने बेनेगल साहब को ये ठान लिया था कि मुझे ये रिस्टोर करना है। और इसमें अमूल्य का बहुत बड़ा, अमूल जो है और उसकी भी बहुत विचित्र कहानी है बिकॉज तब ये गुजरात कोऑपरेटिव डेयरी बिल्कुल डॉक्टर वर्गीज जो हैं, जो फादर ऑफ द मिल्क रेवोल्यूशन है आप कह सकते हैं, वो एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर ये आधारित है ये कहानी। और वो केरला से होकर गुजरात आए और वहाँ उन्होंने फार्मर्स को प्रभावित किया कि एक आप तरह से एक यूनियन बनाइए, कोऑपरेटिव जिसको बनाइए। और वो आज कोऑपरेटिव 80,000 करोड़ है। वही कोऑपरेटिव जो उन्होंने शुरू की, अमूल। तो अमूल ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन हमने इसको सिर्फ सेलुलॉइड में नहीं रिस्टोर किया, उसको डिजिटल में भी किया ताकि आज की पीढ़ी के लोग भी देख पाएं। कमाल की बात क्या है कि ये फिल्म कम से कम 50 सिटीज़ में रिलीज़ हुई। तो हमारा जो प्रयास है, एक बहुत बड़ा जो हमारा हम मानते हैं हमारा योगदान रहा है कि पुरानी फिल्मों को वापस थिएटर में लाना। और ये कोविड से आइडिया आया। जब कोविड हुआ था तो मैंने बच्चन साहब को लिखा था कि मैं आपका 80th बर्थडे आने वाला है, सो कैन वी रिलीज़, क्या आपकी पुरानी फिल्में हम रिलीज़ कर सकते हैं। उस वक्त कोई थिएटर जा ही नहीं रहा था। अजय बिजली जी का मैंने फ़ोन किया था उनको, तो उन्होंने कहा मुझे सोच के बताना। शायद आपकी काफ़ी मदद की इस जी प्रयास में। तो अजय जी ने फिर मुझे फ़ोन किया, बोला कि देखिए आप एक थिएटर में रिलीज़ करिए, सब में मत करिए। मैंने कहा नहीं, करना है तो सब में करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि पुरानी फिल्मों को 20-25 शहरों में एक साथ रिलीज़ किया जाए। और जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास सब राइट्स थे, बिकॉज डिजिटल राइट्स बेच चुके थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि थिएटर में वापस आ सकती है फिल्म। लेकिन बच्चन बैक टू द बिगनिंग जो टाइटल रखा हमने, उसके बाद जो इफेक्ट हुआ, वो फिल्में रिलीज़ हुई, सक्सेस हुआ। उसके बाद देवानंद जी का किया, यूसुफ साहब का किया, दिलीप कुमार साहब का, और अभी नागेश्वर राव जी 100 कर रहे हैं। फिर राज कपूर के लिए हम कर रहे हैं वो मंथन रिलीज़ की। लेकिन अगर आप थिएटर में देखेंगे, एक के बाद एक लोग अपनी पुरानी फिल्में रिलीज़ कर रहे हैं। और ये भी माना जाता है आज कि पुरानी फिल्में आर डूइंग बेटर देन द न्यू फिल्म्स। तो मेरे ख्याल से हमारा जो प्रयास रहा है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का कि हेरिटेज के प्रति, और ये शायद ये बचपन से हमारी संस्कृति है, हम खुद 1000 साल की हेरिटेज से पैदा हुए हैं, तो मेरे ख्याल से दिस वाज नेचुरल टू मी। तो ये खुशी है कि आज हम एक तरह से अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं और इस तरह से योगदान हम कर पा रहे हैं। दोस्तों, सुप्रसिद्ध फिल्म संरक्षक और फिल्म निर्माता शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर से बातचीत का अगला अंश अगले हफ्ते इन्हीं मीटरों पर सुनना न भूलें। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।